सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह आएगी। नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज एक स्पेशल कॉन्क्लेव है और आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हम लोग हैं। हमारे साथ वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 महीने में हमने 14 ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एरियाज़ पे अपने सुझाव रखे हैं प्रधानमंत्री के लिए। आज उनमें से हम 5 को पे फोकस करेंगे। वो 5 ऐसे हैं जो कि इन यंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और ध्यान आपको ये रहे कि जो चुनाव के बाद नई सरकार आएगी, उस सरकार का जो सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो इन लोगों का है, क्योंकि जो काम वो सरकार करेगी उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इन लोगों को, यंगस्टर्स को अगले कितने डेकेड्स में आने वाला है। तो इनका स्टेक सबसे ज़्यादा है। तो आज ये 5 मुद्दों पे हम इन लोगों के साथ बात करेंगे। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट पैनल है जो आपने पहले शो में भी देखे होंगे, पूरी सीरीज़ में आ चुके हैं हमारे साथ, लेकिन आज स्पेशल शो में मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे लेफ़्ट में मिसेस शैलजा चंद्रा एक्स IAS ऑफिसर हैं और दिल्ली की भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। मेरे लेफ़्ट में हैं मिस्टर सुरजीत भल्ला, डॉक्टर सुरजीत भल्ला, जो कि एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और ऑक्सिस रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। मेरे राइट में हैं श्री विवेक काटजू, एक बहुत ही अनुभवी डिप्लोमेट हैं। अफ़गानिस्तान में हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं और विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट रह चुके हैं। और राइट में हमारे साथ हमारे अपने धीरज नैयर हैं, हमारे CEO हैं थिंक इंडिया फाउंडेशन के, और ये जो सारी चेंज इंडिया की जो व्यवस्था है उसके ये सूत्रधार भी हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो एजुकेशन से है, क्योंकि आप लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक एजुकेशन से है। वी आर सेइंग 2 थिंग्स, 2 चीज़ें हम कह रहे हैं कि फॉर प्रॉफिट एजुकेशन को परमिट करिए इस कंट्री में, और दूसरा है एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कीजिए, बिकॉज इंडिया स्पेंड्स ऑलमोस्ट $6 or 7 billion इन सेंडिंग इट्स स्टूडेंट्स अब्रॉड। अगर वो 6, 7, 8 बिलियन डॉलर हम लोग अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे, foreign universities come and set up campuses, then what is today an expense for the country actually becomes an investment. So that's what we are saying. You should liberally permit foreign universities to set up campuses here. तो पहले आप लोगों के सवाल, your thoughts. Who's going to go first? जिस तरह आपने FDI इन एजुकेशन सेक्टर की बात की है, ये कंप्लीटली मिथ है, इसलिए कि कोई भी फॉरेन कैंपस अगर यहाँ इस्टेब्लिश कर रहा है वो चैरिटी करने नहीं आ रहा। जिस तरह DPS हो या बाराखंबा मॉडर्न स्कूल हो, कोई चैरिटी करने से देश में नहीं आ रखा। ठीक है, पहली चीज़। ठीक जैसे वॉलमार्ट यहाँ पे रिटेल में FDI करने नहीं आ रहा, तो कंप्लीटली मिथ है। इस देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन की बात होनी चाहिए, कॉमन एजुकेशन पॉलिसी की बात होनी चाहिए। ये सो आप पूरी तरह सहमत नहीं है हमारे इस पॉइंट से? और कोई? If we permit foreign universities to enter our country, then basically it's a general belief that those universities will have more money, more funding, so they'll actually offer more salary, etc. to the faculty. So will that result in faculty shortage in our universities? Okay, so you are saying faculty shortage, especially अगर ज़्यादा होगा. So that's another doubt on foreign university. Anybody else? Sir, Delhi University में around 50% seats reserved है. अगर foreign universities इंडिया में आती है
तो रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा? हाँ सर. ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस, लेट्स गो. उनके पास चलिए पीछे. According to me, when students go abroad to study, they don't only go because they want to get a better education, but also to get the experience of a different country and the diversity that they experience. Right. So if foreign universities are permitted to open their campuses in India, will the students still get the same experience that they're getting there, and will they want to go to the Indian campus rather than the foreign one? Okay, Surjit, let me come to you. 2-3 issues that there are lots of doubts in the young minds there. Will reservation policy be followed? What happens to the profit motive, because they will come in for money? And faculty, do we simply, will Indian universities simply get crowded out? You know, if I look at these two, permit for profit educational institutions, permit the entry of foreign universities, the question you asked, what is shocking to me is that these questions need to be asked. What I still don't understand, with due apologies to the students, as to what is the objection. Basically, as all of you know, since you are here, you probably got 99.5% marks to enter this college. Does that make sense? We have a shortage of universities, of college, of educational opportunities. Is it the case that only a person with 99.5% should get a college admission? So what is the issue? The issue, I think they are saying, is कि profit motive होगा तो फीस बढ़ेगा. प्रॉफिट मोटिव की बात कर लो. अरे भाई, ये क्या ये श्रीराम कॉलेज प्रॉफिट नहीं बनाता? अभी क्या है ये प्रॉफिट मोटिव में गलती क्या है? क्या होता है प्रॉफिट से? आप कार्ल मार्क्स नहीं होते, यही होता है ना. So I think मेरे को ये बताओ, प्रॉफिट मोटिव का सवाल क्यों उठता है? We'll go back. हम वापस जाएंगे. शैलजा जी, आप इसमें you'd like to join the debate? I think they have raised very valid concerns, and they should be addressed. These concerns are important. You see, when foreign universities come over here, 2 or 3 things are likely to happen. Your best faculty will go and join the foreign universities, undoubtedly. Number 2, you will have a haves and have-nots kind of picture. आप देसी यूनिवर्सिटी में हैं और ये फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है. पर ये दोनों बातें देखते हुए भी मैं इतना बताना चाहती हूँ कि टुडे वी आर नोवेयर ऑन द वर्ल्ड सीन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. आप प्रोफेशनल कॉलेजेस भी ले लीजिए और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज वो वर्ल्ड लिस्ट में नहीं है. Is this something that we should be proud about? It is just not possible कि brains ने हमारे बच्चों में. You people, when you go abroad, you shine. There's not a single child who does not shine. तो इसका मतलब है there is something missing in the way we are not building a competitiveness. SRCC is an island of excellence. मैं SRCC की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ throughout the country. It is a shame that India is nowhere in the list, although our students are undoubtedly bright. उसको change करने के लिए foreign universities के आने से कुछ तो competition बढ़ जाएगी, कुछ तो openings बढ़ जाएंगे, cultural change आ जाएगा, and there will be a hope that our universities, Indian हो या foreign, within India, we will reach the world map. We are not even 250th in the world map. I think this was one thing. Yes. Because I don't think I'll get a chance later. I wonder how many of you know that most of the educational institutions in India are headed, owned by politicians. You all go ahead and ask about corruption, etc. Is that about the most corrupt thing? Who is opposed to foreign universities? Right. So monopolies get Kharju साहब आप देखिए, हमारे संसाधन कम हैं, देश में इतने हैं नहीं, बाहर से लाने हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आने हैं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के आने में तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती. हाँ, सवाल ये है कि किन कंडीशंस पे हम उनको यहाँ लाएं. एक सवाल यहाँ उठा, क्या उनमें रिजर्वेशंस होंगी? मैं नहीं समझता कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ ला सकते हैं जिसमें रिजर्वेशन का कुछ प्रावधान नहीं हो. इफ़ वी डोंट मेक दैट, देयर विल बी एन अपसर्ज अगेंस्ट देम एंड द होल आइडिया will be stifled. Second, I think the curriculum or the curricula that we have in these universities will also need to be oriented to our conditions. At the same time, we can't shut our door either to institutions which are based on a commercial motive
or whether they are Indian or foreign. The question is, how do you regulate them? And I'm sure that today the crying need is not to be against private sector participation, but the crying need is to regulate these properly, which would also address the concern expressed by Mr. Bhalla. Okay, so I'll give one last question if some of you are more convinced. Yes, the lady there. Sir, it is very right that foreign universities are very much needed to increase the level of education in India. But the point is about the accessibility. Those who can afford it outside will also be able to afford it in India. But it is about those who cannot afford it. Fair enough. So I think affording is the point that's coming over and over again. So there are उसके लिए बहुत और चीज़ें हैं जैसे स्टूडेंट्स लोन वगैरह यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आप लोग इससे कन्विंस नहीं है जो आर्गुमेंट सबने दिया कि एक डेमोन्स्ट्रेशन इम्पैक्ट आता है, सबका स्तर ऊपर जाएगा, सबका लेवल ऊपर जाएगा, सिर्फ कुछ का नहीं जाएगा। अब मेरे पास टाइम इतना नहीं है, मैं धीरज से कहूँगा आप समाप्त करेंगे, उसके बाद मैं एक पोल लेना चाहूँगा, आप कन्विंस हुए या नहीं हुए? देखिए, मैं दो चीज़ें बोल दूँ। जब फैकल्टी के बारे में आपने कंसर्न एक्सप्रेस किया कि सबसे बेहतर फैकल्टी जो है वो चली जाएगी फॉरेन यूनिवर्सिटी के पास, लेकिन वो अभी भी होता है। हमारे जो सबसे बेस्ट एकेडमिक्स हैं वो अमेरिका, इंग्लैंड और देशों में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक आप यहाँ का सवाल है, अगर आप देखें SRCC में, यहाँ पे अब ऑलरेडी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो फॉरेन नहीं है, बट दे आर ओन्ड बाय इंडियंस. दे आर ऑल्सो ऑफरिंग मेनी टाइम्स द सैलरी दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर्स, बट स्टिल पीपल कम एंड जॉइन दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ एक्सीलेंस. सो दे आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज विच विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज दिस स्टैंड फॉर एक्सीलेंस. ये दुनिया के हर जगह में देखा गया है. सो इट्स नॉट अबाउट आइदर और. आप इसको आइदर और मत देखिए कि या फॉरेन यूनिवर्सिटी होंगी या हमारी देसी यूनिवर्सिटी होंगी, दोनों को साथ मिलके चलना होगा. बिकॉज एज एवरीवन इज सेड, हमारा सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है. क्योंकि आप सब तो फॉर्चुनेट हैं, आप SRCC में आ गए, बट कई लोग हैं दो डोंट गेट अ क्वालिटी, गुड क्वालिटी एजुकेशन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटर इन लाइफ. सो देयरफॉर वी नीड मोर चॉइसेस. And of course affordability is an issue, but then there are schemes, there are loan schemes everywhere in the world. There are ways to finance people who are not so well off. So there are ways we can think about it, but to shut it out altogether means you're denying somebody else the opportunity. Okay, I'll give the last word to that to the lady there. I'm a bit biased towards ladies. आप बोल रहे हैं कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे या फिर हमारे पास सप्लाई कम है, हम उनको आने दे रहे हैं. आप कह रहे हैं हमारे यहाँ 99% वाले हैं, तो क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज 50% वाले को एडमिशन देगी? जितना ज़्यादा लोग, जितना ज़्यादा हॉस्पिटल की तरह यूनिवर्सिटी में जितना हॉस्पिटल बेड ज़्यादा होते हैं उतनी लोगों की हेल्थ की केयर ज़्यादा होती है. इसी तरह जितने यूनिवर्सिटी सीट्स ज़्यादा होंगी, लोगों को, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी. People who don't become teachers now because you don't find it a lucrative profession. A lot of you would prefer to become bankers or corporate sector because salaries ज़्यादा हैं. अगर आपको salaries ज़्यादा मिले academics में तो आप में से कई शायद academics बन जाएं. ये भी तो मैं एक affordability के ऊपर कहना चाहता हूँ. I mean, I'm sorry to be on the other side, but basically most of the people I guess over here in this audience could well afford a private school where they paid 50,000, 60,000, a lakh, 2 lakhs. So if you bring up the issue of affordability, you basically could afford a very good high school education. You could pay for it, and then you want to come to Delhi University and pay 1,000 rupees. This is something that is absolutely needs to change. Okay, last word. I just want to bring something to your notice which matters a lot. How is a university, how is a college rated? It is rated primarily by the research it does. Universities should be the hub of research. You are judged by the impact factor of which journal did you publish in, and what was the impact factor of that journal. This is happening in all universities in progressive countries. It is not happening on that scale in India. It will happen when you see that somebody is getting publications out of the university, will still be the foreign university, but it will be from India. You will find that the interest in research will go up. It will help us manifold in terms of our professional capability, also in terms of our capability to do technological changes from within the country. Right. And जो शैलेजा जी ने जो सारी बातें कही हैं, चाइना को देखिए, चाइना हैज़ परमिटेड, चाइना लेके आता है फॉरेन यूनिवर्सिटी, और चाइना के यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड देखिए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10, टॉप 100 में जा रही हैं, हमारी एक भी नहीं है. बड़ी शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए कि हमारी एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 10 में नहीं है. एनीवे, आई थिंक 200 में नहीं है, आप 200 में नहीं है, और चाइना ने परमिट करा है. चाइना की लोकल यूनिवर्सिटीज भी अच्छी चल रही हैं, फॉरेन भी अच्छी चल रही हैं, और चाइना का लेवल बहुत बढ़ रहा है. एनीवे,
यू आर द पीपल हु विल डिसाइड। मैं एक क्विक पोल लेना चाहता हूं ब्रेक में जाने से पहले। कितने लोग अब कन्विंस हुए हैं कि हम लोगों को ओपन करना चाहिए? ओके, नॉट बैड, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए ओपन करना चाहिए। तो 50% तो कन्विंस हो गए, बाकी लोग कह रहे हैं ना या मे बी। हाउ मेनी फॉर मे बी? ओके, सो दैट इज इन द मिडल, एंड द वंस हु आर सेइंग नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो भी काफी हैं। सो आई वुड से इट्स अबाउट 50% yes, about 10% maybe, and about 40% no. We'll take a break at this stage. आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। स्वागत है आपका इस शो में। हमारा अगला जो पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट से है। इन्वेस्टमेंट में भी हम बोल रहे हैं, जैसे हमने पहले बोला था फॉरेन एजुकेशन का, इन्वेस्टमेंट में हम बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब इतनी सेविंग्स नहीं है कि हम अपना जो ग्रोथ रेट है उसको 9% या 10% कर पाएँ, तो हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो हम कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत लिबरलाइज कर दीजिए, डिफेंस जैसा सेक्टर। और वही आर्ग्यूमेंट जो हमने एजुकेशन के लिए दिया था वही डिफेंस के लिए। अगले 5 साल में हिंदुस्तान $100 बिलियन का इंपोर्ट करेगा। क्यों ना हम वो सब यहाँ बनाएं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाएं, वो फैक्ट्री लगाएंगे, वो जॉब्स बनाएंगे। लेकिन आज अगर हम बाहर से लेते हैं तो फैक्ट्री इंग्लैंड में लगती है, जॉब्स फ्रांस में बनती है। तो ये हमारा पॉइंट है कि इसको लिबरलाइज करिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत लिबरली इन्वेस्ट कीजिए इन हाई स्पीड कनेक्टिविटी, ट्रेन्स, ट्विन सिटीज़। These are the 2 points that we are making about investment. Any thoughts, any questions? Talking about the investment part and the infrastructure part, how about the privatization of railways? Like we can do partial privatization, and more investment could be attracted in that sector, because we haven't invested much in technology, and since in the past decade we have been we haven't made much progress, and we have been at the same level. Very good point. More power to you. Anybody else? Talking about the investment in FDI, like we knew that in retail sector 51% of the FDI was allowed. Okay, so wouldn't it become a problem like for the major part of the population is employed in the retail sector? So like if the big giants like Walmart and all, they come in India, wouldn't it become a problem for the retail sector employees? Like for why would it become a problem? You will have more jobs. They'll probably even pay better. But like the lower level like retailers, like kirana stores and all, okay, wouldn't be become a problem for them? Okay, so we'll get that. We'll get that. Yes. One second. Yeah. Is the kirana store affected by Reliance? No, sir. But like Walmart and all, like no. Yeah. Reliance is a big company. Yes, sir. Much bigger than Walmart. Yes, sir. So the kirana store is not affected by Reliance, but is affected by Walmart. No, sir. Reliance can do multi-brand retail. Yes, sir. So why? What's the difference? Like this is the BJP also has this on the platform. Everybody gets up in the morning and saying I'm against FDI and retail. Please tell me what is the logic behind it? Okay, so we'll move to the yes. I don't think so. There's a problem in allowing investment 100% FDI, because those people who want to buy, as Sir told, who want to buy from Reliance will buy from there, and those who want to buy from Kirana will buy from there. Absolutely. So the high income people, if they need better infrastructure, then it's okay. It's good to allow FDI, and we need to face put competition in our... Exactly. Think of the consumer. Yeah. Don't think so much of the producer. Think of the consumer. Let's go here. Considering about FDI in defense sector, yes, Indira Gandhi once rightly said that no nation can strengthen itself, being dependent on foreign arms. So every country which gives us arms and ammunitions, apparently we are the first highest short arms importer. Right. So shouldn't we invest in making ourselves self-sufficient in defense sector, instead of taking arms and ammunitions from other nations? No, absolutely. Getting technology. Yeah. Getting technology, but making self-sufficient instead of going for Lockheed Martin. Gandhi was right with that quote. Ideally, yes. But आज तो आप अपने ट्रक्स भी बाहर से मंगवा रहे हैं. Anybody else? Several underdeveloped or developing countries are expecting FDIs to come their way. Is the ego of being the largest democracy in the world coming in the way of India of seeking FDI, or politics is at play?
Okay, ego or politics? I think that's a splendid question. I want to do one last question, then I'll come to the panel. Yes. I firmly believe that there should be foreign direct investment in all sectors, including defense, because the only argument against foreign direct investment in defense is that it's a sensitive sector because we don't want to part with our precious technology. But when we don't have any precious technology, because even when we build an indigenous plane like Tejas, we import all the parts and basically put them all together. So we don't have any of that technology, and why not absorb a lot of the foreign technology that comes our way? Bilkul. I think sensible points. So Surjit, quickly to you. I know you've already had an exchange, so you already expressed your views quite forcefully. One quick, the point about ego or politics. What is it? क्या रोकता है? Ego रोकता है या politics रोकता है? नहीं, सवाल बिल्कुल ठीक है. Instead of ego, मैं ये कहूँगा mindset. जो हमारा mindset politicians का है और काफ़ी देश के लोगों का है, वो चेंज होना चाहिए और वो मेरे ख्याल से चेंज होगा. ये हमारा फ्यूडल माइंडसेट है बाय एंड लार्ज, और माय कंट्री राइट और रॉन्ग वो भी माइंडसेट में है. तो ये अब ज़माना बहुत बदल गया है. आप भी बदलेंगे और देश भी बदलेगा. शैलजा जी. You know, I would definitely say that defense is the most major area where you need foreign direct investment. Why? Because if it is made in India, you will not all the time be looking for spares and things like that and be dependency. We give a bad name to Bofors, and it deserves to have got a bad name for what happened. But Bofors were the only guns that saved us in Kargil. I hope you know that. And later on, you could not replicate it. You couldn't replicate it because nobody was willing to furnish those orders. So we should not be in that position. Yes. But I would be very worried, and this is as a housewife, as a woman, having 3 children who are living abroad and seen the Walmart kind of life, I would definitely say that the options must remain where the public is not completely, the kiranas are not wiped out, which is likely to happen if in the food sector, in the retail food sector, this becomes a very big area. Kaju Saab, quickly. I think we need FDI also in defense. But I'm not persuaded that we need to open up FDI in defense up to 100%. Because that would really mean that there will be no difference between buying the same product from abroad as buying the product here, except that we'll have some advantages in its production, there will be more employment, etc. So there 74% is what I feel the control there should be with us. But yes, we must have foreign participation with technology transfer, and I would be a little conservative and say 49% and 51% with the Indian private sector. But Kaju Saab, 49% जब गवर्नमेंट ने परमिट करा स्पेशल केसेस में, पता है पिछले 10 साल में कितना FDI आया है? $2 मिलियन. 2 मिलियन, बिलियन नहीं साहब, 2 मिलियन. देखिए हमारा वो माइंडसेट एक है जी, वो उसमें और अड़ंगे लगाते हैं, उसको आप हटा दीजिए. और इंडियन प्राइवेट सेक्टर को अभी मना किया, उसको लाइए. बिल्कुल. I think the point about mindset is important, and I like the young man's suggestion at the start on the railways. जो railways है, हमारा इसमें mindset रहा है कि सस्ती से सस्ती सर्विस हो. इस देश में यही प्रॉब्लम है कि हमें सब कुछ या फ्री चाहिए या सस्ती चाहिए, क्वालिटी पे कोई नहीं ध्यान देता है. तो क्वालिटी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो या प्राइवेट सेक्टर से हो या सरकार से हो या विदेशी हो. वी शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, क्योंकि वी नीड बेटर क्वालिटी. और रेलवेज में भी कंपटीशन होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? जो रेल मंत्री बनते हैं हमारे, वो बस अपने राज्य के लिए नौकरियां और फैक्ट्री क्रिएट करते हैं. बाकी जो हम सब लोग हैं हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं. आप हमारी ट्रेन्स देखिए, 1980 जो यूरोप में चलती थी वैसी ट्रेन्स चल रही हैं. तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है. प्राइवेटाइजेशन, कंपटीशन इज़ अ गुड थिंग, वेदर इट्स फॉरेन और डोमेस्टिक, इट्स अ गुड थिंग. दैट्स व्हाई आई थिंक लिबरलाइजेशन एफडीआई में बहुत ज़रूरी है, और रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़रूरी है. जो मोनोपोली बन के, जैसे कोल में भी है मोनोपोली बन के रखी हुई है कोल इंडिया की, बहुत ही हानिकारक है. इस देश में पावर नहीं बनती इस वजह से, इसलिए कंपटीशन की ज़रूरत बहुत अहम है. ओके, तो अब मैं अगले पॉइंट में आना चाहता हूँ, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहा है. फॉरेन पॉलिसी पे हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारा फोकस आज तक रहता है, पुराने कोल्ड वॉर का जो हमारा माइंडसेट है कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी पे हम लोग फोकस करते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आजकल इज फार मोर इम्पॉर्टेंट. तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस दीजिए. पाकिस्तान और चाइना के सिलसिले में के सवाल पे टफ हो जाइए और अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाइए. ये हमारा जो है एजेंडा हमने दिया है. पहले मैं आपका सुनना चाहूँगा, उसके बाद काजू साहब के बाद आएंगे, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं.
जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली हमें स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत रेगुलर अटैक है उस तरफ से, बट क्योंकि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों बहुत वीक एज़ कम्पेयर टू चाइना, सो हम किस तरीके से उनके साथ हैंडल करें वो? बिल्कुल, आपके बहुत ही ज़रूरी सवाल है। यस सर, अगर हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाएंगे अमेरिका के साथ, टेकिंग अमेरिका स्टेटस एट प्रेजेंट, डोंट यू थिंक अमेरिका विल एक्चुअली रूल अस? Okay, that's again a very legitimate fear. हाँ, आप आखिरी। Sir, India was growing at around 7 or 8% 3 or 4 years back. सर, अगर इंडिया को ग्रोथ अपना कंटिन्यू करना है तो उसको अपने नेबर्स के बारे में सोचना ही पड़ेगा। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को जब तक आप साथ में लेके नहीं चलेंगे तो आप नहीं बढ़ सकते। Okay, काटजू साहब, 3 very good questions. I think they are excellent questions. On Pakistan, of course, our policy should be such that we seek to establish a cooperative relationship with them. The problem has been over the last 60 years and more is that they've refused to do so. And instead of establishing such relations, they have embarked on a policy consistently of trying to undermine us. लेकिन जो उनका सवाल था कि अगर हम लोग खुद strong नहीं हैं, no, that is a prerequisite. Our defense postures, our strategies, they have to improve. There has to be more money spent on defense, for example. Yeah. Unless that is there, all this is a non-starter. तो काटजू साहब, और जो उनका सवाल था अमेरिका का कि अमेरिका इतना हावी आप पे हो सकता है अगर आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें। I think a strategic partnership is always among equals. Now the fact is that America is the most powerful country in the world, and we've got to find a way of dealing with them and yet maintaining our strategic autonomy. The main thing is that we don't have to agree with the Americans on everything. They understand, like all other countries, like that there are interests which coincide and interests that diverge. Foreign policy, remember, is not based on friendship. It is based on interest. And that is how you deal with even the Americans. Right. Not having a fear of the Americans. धीरज, देखिए चीन का भी सवाल उठा था, तो ये बिल्कुल सही है कि चीन की स्ट्रेंथ हमसे कहीं ज़्यादा है और फंडामेंटली आर्थिक सुधार होना पड़ेगा भारत में। जब तक हम 8-9% चीन की तरह नहीं ग्रो करेंगे तब तक हम चीन के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ये चीन के आर्मी हमारी इंकर्जन कर देती है, कभी अरुणाचल में, कभी उत्तरांचल में जो आ जाते हैं, दिस मस्ट स्टॉप। मतलब इसका रिप्लाई जैसे काटजू साहब के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सबको थोड़ा टफ होना पड़ेगा, थोड़ा टफ बात करने में। हम चाइना से कमज़ोर हैं लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं है कि जो भी चाइना करे हम उसको सह लें। ओके, सो मैं एक पोल लेना चाहूँगा क्विकली, आप में से कितने हैं जो इन फेवर ऑफ ए क्लोजर रिलेशनशिप, क्लोजर पार्टनरशिप विद अमेरिका? कितने हैं? हाथ उठाएं। तो बड़ा रिलक्टेंट सा 30% है। क्यों? अमेरिका से डर लगता है क्या? कितनों को डर लगता है? डर नहीं लगता, लेकिन दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए। ओके, चाइना और पाकिस्तान के साथ क्या हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं कि हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते? कितने लोग समझते हैं? तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हम खड़े हो सकते। कितने समझते हैं कि हम अपने आप को उनके सामने खड़े होकर अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं? हाँ, तो सब लोग समझते हैं। सो दिस इज़ ए कॉन्फिडेंट यंग इंडिया। मैं एक ब्रेक लूँगा इस वक्त, और ब्रेक आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में, एंड टुडे वी आर नाउ ऑन आवर पॉइंट नंबर 4, और ये एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से है। एक क्विक पोल, आप में से कितने हैं जो IAS, IFS या सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेंगे? कितने हैं? अच्छा, तो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोगों को IAS का चस्का मैं बोलता था अपने ज़माने में, वो है, तो अबाउट 30%, बाकी दूसरी तरफ जाएंगे। तो क्विकली हम कह रहे हैं कि एक तो जो आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसको लिबरलाइज करके ई गवर्नेंस में ले आइए, सबको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए और टाइम लिमिट कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है, ये ना हो कि अगर एक डिसीजन 30 दिन में लेना होता है तो वो 3 साल तक चले। और दूसरा है जिससे आपको बहुत यू आर क्वाइट कनेक्टेड विद इट, कि लैटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में करिए। 14 साल पे और 20 साल पे छांटिए,
जो लोग परफॉर्म ठीक नहीं कर रहे हैं उनको जाने दीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दीजिए और लैटरल एंट्री एक्सपर्ट्स की करिए। ये तो हमारे पॉइंट्स हैं, आपके सुझाव। सर जहाँ तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, एक फाइल को दूसरी टेबल तक पहुँचने महीनों लग जाते हैं। आप चक्कर काटते हैं दफ्तर के, साहब सीट पर नहीं है, साहब आज छुट्टी पर हैं, तो इस तरीके से काफ़ी दिक्कत महसूस करता है कोई भी। आप स्टूडेंट ले लीजिए, आप राशन कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना है। नंबर एक, जब भी हमने ई गवर्नेंस लेकर आए हैं, ऐसे वोटर कार्ड ले लीजिए, हमने मोबाइल कर दिया है सीईओ दिल्ली ने, तो कितना बढ़ गया एनरोलमेंट लोगों का। So we are thinking of fast track courts and making the decision making process faster. Right. So looking at the amount of people we have, looking at the amount of judges we have, looking at the condition of the courts in today's scenario, do you think this is even possible? Because a normal case takes close to 5 to 10 years to get solved. So we have to declock that. Yes. सर जैसे आप कह रहे थे कि अगर हम एक टाइम लिमिट सेट करते हैं हर केस के लिए, तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम टाइम लिमिट सेट करते हैं तो जो एविडेंस होंगे वो सही से परखे नहीं जाएंगे और हो सकता है गलत डिसीजन सामने आए। हाँ, तो गलती हो सकती है, अगर आप कह रहे हैं जल्दबाजी में गलती हो सकती है। Yes, the lady there. I think that lateral entry should be allowed, of course, because we need to bring competitiveness in bureaucracy. Right. Because it cannot go on like एक बंदा बैठ गया चेयर पे and he just sits and it goes on. Absolutely. And another thing is that it's not mentioned here, but that I would like to mention is Yes. that the retirement age, the government is increasing and increasing, and instead of reducing it, because there's a lot of youth that is unemployed and needs opportunities, instead of reducing it and bringing youth. Okay, so that's an interesting point. शैलजा जी, आप देखिए 2-3 काफी अच्छे सुझाव यहाँ से आए हैं। You know, I think the points which have been raised must be understood. The country has a fine bureaucracy. Those who aspire and join the civil services are next to, I mean, they're no way lesser than anybody else. But there is apathy. There is a feeling कि मैं कुछ काम करूँगा तो पीछे से पता नहीं मुझे ही भुगतने लगेगा. What we need badly is a leadership at a political level. Talk to everybody, take a decision and have somebody to see कि क्यों नहीं हुआ. Because the excuses that ministries give, departments give, officers give are unending. I think the biggest need today is to have strong leadership and to make officers accountable. There is nothing wrong with the training, nothing wrong with the, I mean, I wish younger people would get in. At our time, we were allowed entry only up to 24. Now it has been raised to much higher level. That I feel is very unfortunate. And I absolutely concur with your point. I may have got the benefit of post-retirement jobs, but definitely there ought to be an end to this. Younger people must be given that opportunity. You have just too many young people waiting for jobs. Okay, so now we come to our fifth and final point. पांचवा और आखिरी point है urbanization, शहरीकरण. As India grows, as our GDP picks up, as we from a $2 trillion economy become a $3, $4, $5 trillion economy, urbanization is inevitable. अमेरिका, चाइना जो इतनी बड़ी दो इकोनॉमीज हैं, उनमें अर्बनाइजेशन रेट आज 50, 60, 70% हो गया है अमेरिका में, तो हमारा भी जाएगा. आज हम 35-36% के आसपास हैं. सो देयरफॉर अर्बनाइजेशन इज़ वेरी क्रिटिकल. तो हमने उसके लिए 2-3 सुझाव दिए. एक तो जो गवर्नमेंट लैंड है उसको फ्री अप कर दीजिए फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, फ्लोर स्पेस इंडेक्स को डबल कर दीजिए, और करप्शन जहां प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में बहुत होता है, सर्कल रेट्स और मार्केट रेट्स को इक्वलाइज कर दीजिए. ये हमारे इम्प्लीमेंटेबल सुझाव हैं, जल्दी इम्प्लीमेंटेबल वाले सुझाव हैं. तो आप लोग बताइए. With respect to the doubling the FS, I am completely for it, but the supplement, the activities which go along with it, for example, better water facility as well as safety facilities have to be implemented. If that's not the case, then it can actually be harmful, high-rise buildings. Absolutely right. Absolutely right. So I think the government's notion of urbanization is today is really weird, to say the least, because of what is happening. Their notion of urbanization is just putting down slums and creating high-rises over there. And now in Delhi, we can see the example of Katputli colony in Shadipur Depot. All of you must be knowing that how the condition of the people over there. The government is not ready to listen to them. Just focusing on the developers. Right. Yes. जैसा कि इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट लैंड को हमें फ्री करके उसे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यूज करना चाहिए. डोंट यू थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन स्लम्स और वेरियस अदर फील्ड्स, सो इफ यू कुड यूज दैट एरिया एज वेल. राइट. सो माय क्वेश्चन इज कि हम लोग हमेशा चाइना से कंपेयर कर रहे हैं. सर, चाइना का अर्बनाइजेशन से रिलेटेड सर 2030 में उसको माना जा रहा है कि द अर्बन शेयर ऑफ पॉपुलेशन विल बी 60%. राइट. तो सर वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ चाइना में ऐसा हुआ था कि एक बार इतनी ज़्यादा देयर वर क्लियर, ऑफ कोर्स देयर आर क्लियर साइंस ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंज.
तो सर एक बार एयर क्वालिटी गॉट सो बैड सर दैट और द स्कूल्स सबको बंद करना पड़ गया था. तो सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि अर्बनाइजेशन को करो? सो बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल सेफ्टी. सुरजीत, two things. First, that the two urbanization and environment are not at opposites. This is where, if you will, good planning, and not planning in the sense that you plan out everything, but you think about the consequences of public policy and you think about the consequences of individuals. That's the first point. The second one on your equalizing circle rates and market rates and abolish stamp duties. Right. Abolishing stamp duties is a no-brainer. Equalize circle rates and market rates, I think the reason they are divergent is because, again, coming back to the mindset, we have this mindset, you know, if the person has made capital gains, let's tax him very heavily. So therefore, like we have a dividend tax, and Right. you'll find most people are for the dividend tax and they collect hardly 900 crores of revenue, 900 crores of revenue from dividend tax. Same story over here. You need to reduce drastically capital gains taxes on land, which will require, on your housing, etc., which will require mindset change that profits is not bad. And if you will, the Right. government needs revenue. Right, right. And you want the equalization, so corruption is not there. Right. But we would rather have corruption, we would rather have no taxation, but we all go home very happy, the capital gains tax is very high. शैलजा जी, एक वो जो पॉइंट उन्होंने बोला था अर्बन सर्विसेज का, जैसे उन्होंने दिल्ली के कॉलोनीज का भी एग्जांपल दिया, उधर फोकस. Absolutely, you're right. Delhi doesn't have one city, it has 11 cities. Posh colonies, slum colonies, resettlement colonies, urban villages, rural villages. It is endless. Unauthorized colonies. There are 11 cities within. What we definitely need is to invite the private sector in India, give them the incentive that they will be allowed to develop land for being sold at a higher price, provided they get into middle class, lower working class housing. They also get into sewerage and water supply. We should not be looking on this as something which is totally only a government job. Right. The wealth of our country lies in the cities, but we must have new cities. We must have completely different cities set up, growth poles, growth centers. Right. Dheeraj, final summary. Yeah, I think on the fundamental problem in our country is still that government is boss of everything. You know, I think that mentality needs to change across all our points. Land में देख लीजिए, urbanization की बात कर रही हैं, सबसे बड़ी ज़मींदार इस देश में सरकार है, चाहे रेलवेज हो, चाहे आर्मी हो, चाहे और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो. इन सब की लैंड अगर इकट्ठी करके हाउसिंग डेवलपर्स को दी जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग की जाए, हम बहुत ही प्राउड होते हैं कभी कभी. वी आर वेरी प्राउड दैट आवर लैंड प्राइसेस इन मुंबई एंड दिल्ली आर लाइक न्यूयॉर्क या लंदन. इसमें कुछ प्राइड की बात नहीं है. आई मीन इन दिस कंट्री व्हाई शुड वी हैव प्राइसेस व्हिच आर लाइक न्यूयॉर्क एंड लंदन? वी शुड हैव लो प्राइसेस, वी शुड हैव अफोर्डेबल प्राइसेस सो दैट ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस कैन बाय होम्स मच चीपर देन दे आर नाउ. तो दिस मेंटालिटी किस सरकार माई बाप है, ये बदलना पड़ेगा. और वही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात है, माइंडसेट चेंज की बात है. सरकार सब कुछ नहीं जान सकती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो खाली सरकार करेगी, जैसे राशन कार्ड इशू करना या ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना. उन सब चीज़ों में ऑनलाइन पावर, हम आईटी पावर है इस देश का, इंटरनेट एक्सेस है, स्मार्टफोन एक्सेस है. दिस कैन बी डन. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग वी आर सेइंग. दिस कैन बी डन एंड मॉनिटरिंग कैन बी डन एंड पेनल्टीज मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन दोज ऑफिशियल्स हु डोंट डिलीवर on time, and they should have to explain to all of you why they haven't been able to deliver on time. So that mentality, government's mentality needs to change. This country can go places if it does. All right, so we have come to the end. हमने इस अपने सीरीज का नाम रखा Change India, an agenda for the next Prime Minister. All of you have heard the panel. We've had a very prolific and an enjoyable exchange with all of you, very intelligent exchange. Before we go, tell us how many of you believe believe, not hope, believe that the next government will be able to change India. How many of you are confident? Raise your hands. Wonderful to hear this, wonderful to see this, because this is the optimism that we need to change India. It's easy to write these things on a sheet of paper, but when it comes a surge like that, that's wonderful. So now we've got such a wonderful, energetic audience. There's been such a lively exchange. They've also got some excellent thoughts that they've written on placards. So I'd like all of you, अपने placard ऊपर कीजिए और दिखाइए audiences को, और शायद अगले प्रधानमंत्री को भी, maybe he or she can also see what's written. These are some great ideas and thoughts that have been put on these placards. Change is in the mind, and that's
that's where we begin. Get inspired from the best minds. Hoga nahi katin, kare shuru hum kaam. As we walk through an oblivion, we bring forth the change. The idea becomes India.